बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान और आज का प्रोग्राम लुसन के बारे में है। ये वो फसल है जिसके लगाने का वक्त है। एक प्रोग्राम लुसन के बारे में मेरा पहले भी यूट्यूब पर मौजूद है और मिलियंस के हिसाब से लोगों ने उसको देखा है और मुझे पजीराई बख्शी, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को कोशिश करूँगा कि मैं वहीं मेरी बात महदूद रहे जो पहले वहाँ पर नहीं कही गई है। अल्फ़ाल्फ़ा के बारे में क्वीन ऑफ फॉडर इसको कहा जाता है कि जो चारा जात है उनकी मलका, और उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो फॉडर्स हैं वो बेसिकली दो किस्म के हैं। एक सीज़नल है कि आपने आज लगाया और 3-4 महीने 5 महीने के बाद वो ख़त्म हो गया, जैसे बरसीम है, जैसे मकई है, जैसे बाजरा है, जैसे जवार है और सदाबहार है, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो पेरिनियल हैं। उसका पेरिनियल का मतलब ये है कि आपने एक मरतबा लगाया और फिर आप पे डिपेंड करता है कि 5 साल चलाया, 6 साल चलाया, 7 साल चलाया या 2 साल चलाया। ये आपकी मैनेजमेंट के ऊपर मुनहसर है। तो ये फसल जो हमारे पास है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं और जिसका नाम पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर भी लुसन ही कहा जाता है। अंग्रेज़ी में अगरचे इसका नाम अल्फ़ाल्फ़ा है और टेक्निकल नेम जो है इसका वो मेडिकेगो सटाइवा है। तो पाकिस्तान के अंदर ये घोड़ों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो घोड़ी पाल मुरब्बे थे वो उनके लिए उनको पाबंद किया गया था कि आप ये करते रहें, और जो भी वैरायटीज़ पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई उनमें से कोई भी पेरिनियल नहीं थी, वो साल के साल लगानी पड़ती थी। और अभी भी अफसोसनाक हालत यह है कि हमारे जो फॉडर इंस्टीट्यूट हैं वो हमें कोई ऐसा सीड नहीं दे सके कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी वजूहात हैं, मेरा उनसे ताल्लुक़ है, मेरी उनसे डिस्कशन भी रहती है और उस डिस्कशन के अंदर पता ये चलता है कि उन बेचारों की मजबूरियां ज़्यादा हैं और इन मजबूरियों की हालत के अंदर ना वो R&D के पैसे मिलते हैं, ना आगे बढ़ने का कोई जज्बा है। तो हर के दरकान नमक रफ्त नमक शुद्ध, यानी इस वक्त जो लेटेस्ट खबर है कि उनके पास अगर बीज भी है तो सिर्फ 27 एकड़ का। अब 27 एकड़ और पाकिस्तान का जो रकबा है वो मिलियन हेक्टर्स का रकबा है, तो वो कहाँ होगा कि नंगी क्या नहाएगी और क्या निचोड़ेगी। तो ये हमें फिर डिपेंड करना पड़ता है कि हम बाहर से बीज मंगवाएं, और इस वक्त कई कंपनियां जो हैं वो बाहर से बीज मंगवा रही हैं। आप लोगों ने ख़रीदा भी होगा और उसको इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन उन बीजों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं और जो मैंने देखा है वो 2-3 प्रॉब्लम्स एक्यूट किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो वो प्रॉब्लम है कि उनकी प्योरिटी और सर्टिफिकेशन के बारे में कोई नहीं जानता। दावे उसके बारे में बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन जब हम अमली तौर पर आते हैं तो पता ही चलता है कि वो साल, 1.5 साल, पौने साल के बाद वो फसल ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ जो है, जो बदकिस्मती है, वो ये है कि उसके साथ कस्क्यूटा का बीज भी आ रहा है। और कस्क्यूटा, ये जो अमर बेल, ये जो आप देखते हैं कभी कभार बेरी के ऊपर भी आपको नज़र आती है, खुदा ना खास्ता अगर इसका बीज आपके बीज में या अल्फ़ाल्फ़ा के बीज में शामिल हो तो उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके, वो कहते हैं ना, ज़मीन उगा दो। वजह उसकी है कि वो इतनी नामुराद चीज़ है कि जो ही पैदा होती है साथ ही अपना बीज भी पैदा करना शुरू कर देती है। तीसरा मसला जो यहाँ हमारे मुल्क में है और जो मैं समझता हूँ, और वो है हर्बिसाइड का। यानी कि जो पोस्ट इमरजेंस पैदा होने के बाद, सेटल होने के बाद जो हर्बिसाइड इस्तेमाल होती है वो तो मैंने पिछली मरतबा आपको बताया था पेंडिमेथिलीन है, लेकिन प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का ना कोई तस्वुर है और ना ही वो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड अवेलेबल है। जबकि वीड्स का मसला हमारा सीजनल है। एक वो वीड्स हैं जो गंदम के वक्त निकलती हैं, यानी सर्दियों में निकलती हैं। एक वो वीड्स हैं जो मानसून के ज़माने में आती हैं, गर्मियों में आती हैं। तो लिहाजा वीड्स के साथ लड़ाई जो है ये एक मुस्तकिल लड़ाई है और आपके पास इसका जवाब पक्का होना चाहिए कि अगर मैंने अपनी अल्फ़ाल्फ़ा की
जो फील्ड है इसको मैंने 5 साल और 6 साल के लिए लेके जाना है, तो फिर आपका जो फील्ड है वो वीड फ्री हो, चाहे वो सीजनल वीड्स हों, चाहे वो पेरिनियल वीड्स हों, वो तमाम की तमाम वीड्स को आपको काबू में रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है। और उसके बाद एक और चीज़ जो बीज बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं और हमारा अपना पाकिस्तान का बीज भी है, उसमें विंटर स्ट्रेस, 2 किस्म के स्ट्रेस देखने में आते हैं कि सर्दियों के अंदर आपकी जो अल्फाल्फा की फसल जो है, आपने बीज कहीं से भी लिया हो, पाकिस्तान से लिया हो या पाकिस्तान से बाहर से लिया हो, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसे कहते हैं विंटर स्ट्रेस। और जो वर्स्ट है, जब कक्कर पड़ता है तो ऊपर के पत्ते भी जल जाते हैं, इसे कहते हैं कि वो फ्रास्ट रेजिस्टेंट नहीं है, और नतीजतन फिर उसका असर पैदावार पे पड़ता है। गर्मियों के अंदर और पहलू देखने में आता है, और वो देखने में आता है कि आपकी फसल को बर्बाद कर देती हैं वीड्स। और दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि एक लफ्ज़ है इवेपो ट्रांसपायरेशन रेट, यानी कि पौधे जो है ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़्यादा लेते हैं, और चूंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो लिहाजा इवेपोरेशन, बुखारात की सूरत में पानी निकलता है, उसके नतीजे में जो पानी की सप्लाई है आपकी अल्फाल्फा को वो ज़रा कम होती है। तो वो स्ट्रेस, उसे कहते हैं कि फसल को ड्राउट एस्केपिंग होना चाहिए। ड्राउट रेजिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम चोलिस्तान में नहीं खड़े हुए हैं, ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिंध की बात कर रहा हूँ, जहाँ पानी भी अवेलेबल है। तो वहाँ वो ड्राउट एस्केपिंग की कैफियत होती है, वो ये होती है कि जब इवेपो ट्रांसपायरेशन रेट हाई हो, ऊपर का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और नीचे पानी की सप्लाई कम हो, तो वक्त से पहले इस क्रॉप को बचने के लिए क्रॉप फूल निकालती है। और ड्राउट एस्केपिंग का मतलब ये है कि चाहे इंसान हो या पौधे हों, ये मरने से पहले अपना बीज या अपना बच्चा पैदा करके मरेंगे, ये एक कुदरती निज़ाम है। लिहाजा नतीजा ये होता है कि सर्दियों के अंदर जब आपकी फसल है, इसमें अगर 2 महीने के बाद फूल आने शुरू होते हैं या 45 दिन के बाद फूल आने शुरू होते हैं, तो गर्मियों के अंदर ये 19 दिन के बाद फूलों पर आ जाती है। और नतीजतन ये होती है कि जब आप उसको काटते हैं, वो 10% फार्मूले के मुताबिक, उसके नतीजे के मुताबिक उसके अंदर जो पैदावार है वो आपकी कम हो जाती है। तो लिहाजा कोई ऐसा बीज चाहिए था जो बीज बहुत ही अच्छा हो, सर्टिफाइड हो, ड्राउट रेजिस्टेंट हो, फ्रास्ट रेजिस्टेंट हो, और उसकी प्योरिटी के ऊपर कोई शुबा ना हो। ये मुझे याद आता है, एक बड़ा मशहूर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे, राना फूल मोहम्मद ख़ान मरहूम। वो जब तक वो ज़िंदा रहे, अनपढ़ थे, जब तक वो ज़िंदा रहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोल अदा करते रहे। वो ज़ात के राजपूत थे और राजपूत भी रंगड़ थे। तो मैं एक मीटिंग में शामिल था और वहाँ वो तकरीर कर रहे थे और वो मुझे भी राजपूत ही समझे, और उन्होंने ये बताया कि रांगड़ों को अपनी नस्ल में किसी किस्म की मिलावट नहीं होने देनी चाहिए, इसलिए कि हमारी ये मार्शल रेस है, और अगर हमने दूसरी ज़ातों के अंदर रिश्तेदारी शुरू कर दी तो हमारी मार्शल रेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल ये दूसरी ज़ातों के अंदर भी होता है, अराई जाट में नहीं देता, जाट अराई में नहीं देता, पठान जो है वो किसी और को नहीं देता। तो ये इसके कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, ये एक लंबी बहस है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं सऊदी अरब में जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता रहा हूँ, वहाँ पर वो एक सीड को इस्तेमाल नहीं करते थे। ये ऑन गोइंग प्रोसेस था जिसे R&D कहते हैं, यानी कि जहाँ से पता चला कि फ़लाँ चीज़, फ़लाँ बीज अच्छा है, वो वहाँ से मंगवा लिया जाता था और ट्रायल के तौर पे रखा जाता था, और उस ट्रायल की बुनियाद पर हम देखते थे कि अगली मरतबा हमने कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी हमने लगानी है। उसमें ऑस्ट्रेलियन भी थी, उसमें अमेरिकन भी थी। तो और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ओरिजिन जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने देखा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से जितने बीज आते हैं, तो मुझे वो बचपन का एक लतीफ़ा याद आता है कि एक ज़माने के अंदर सोने का रेट 16 रुपया तोला होता था, और घर की ख़वातीन जो ये ज़िम्मेदार घराने होते थे वो सुनार की दुकान पर अपनी नौकरानियों को भेजते थे। अब वो नौकरानी गई, कोई जेवर बनवाया होगा, अच्छा ख़ानदान था, लिहाजा सुनारे ने पहले पैसे नहीं लिए,
लेकिन चूँकि ख़ानदान अच्छा था, वो लेने के बाद उन्होंने उस खातून को भेजा और उस खातून ने कहा कि बीबी पूछ रही है कितने पैसे बने। उसने कहा कि 16 रुपये तोला है, 5 तोले है, 16 ज़रब 5 ये बन गया 85 और 5 रुपये मैं बीबी को छड़े तो लिहाजा मुझे 80 रुपये दे दें। तो यही हाल इस ओरिजिन का भी है। ऑस्ट्रेलिया से जो आने वाले सीड हैं, इसके बारे में सर्टिफिकेशन अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। उसकी जो आगे परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। आपको लगाने के बाद ही पता चलेगा। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैं ऑस्ट्रेलिया के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि वहाँ जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। तो हम उस ज़माने के अंदर कफ 101 ये अमेरिका की वैरायटी थी, हम उसको इस्तेमाल करते थे और हमने ये देखा था कि सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता था और गर्मी का भी मामूली असर पड़ता था, तो हम उसको इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं, बाजवा फैमिली है, फार्म डायनामिक, और मेरा ताल्लुक़ असल इनसे नहीं बल्कि इनके बुज़ुर्गों से है। और चूँकि मैं इनकी इंटेग्रिटी को जानता था और जानता हूँ, तो मैं इनको कोई पिछले 5 साल से मैंने पुश कर रहा था कि खुदा के लिए आप ये अमेरिका की ये वैरायटी या अमेरिकन हिसाबी हो या कफ 101 हो, ये आप लेकर आएँ। ये पाकिस्तान की खिदमत होगी और आपकी एक कंट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तानी फार्मर्स को ये लूसन का प्यारा बीज और अच्छा बीज देने के लिए। अब ये उसके लिए ट्राई करते रहे और पता चला कि वो एक लंबा प्रोसेस है। उस लंबे प्रोसेस के बगैर ये वैरायटी यहाँ पर नहीं आ सकती। अब पिछले दिनों एक वेबिनार हुआ और ये था जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान साहब ने करवाया। और उनकी मेहरबानी है कि उस वेबिनार के अंदर जहाँ दुनिया जहान के आदमी थे, उन्होंने मुझे भी सिलेक्ट किया कि मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। और वहाँ पर एक डॉक्टर डैनियल आज के ज़माने के अंदर अथॉरिटी माना जाता है कैलिफोर्निया का और लुसन के उगाव के अंदर। वहाँ उनकी प्रेजेंटेशन थी और बाद में और लोगों की, दुनिया जहान के लोगों की इनपुट थी। मैं भी उसमें शामिल था और उस इश्यूज़ के अंदर यही चीज़ें सामने आई कि अब कफ 101 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं 30 साल और 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और वहाँ उन्होंने बताया कि अब वो कफ 101 को भी उन्होंने और ज़्यादा बेहतर बनाया है और उस ज़्यादा बेहतर बनाने के नतीजे के अंदर उन्होंने नई वैरायटीज़ निकाली हैं, लेकिन बेस कफ 101 का ही है। और उसका नाम उन्होंने USS 103 रखा है और एक कीमा 1। ये 2 वैरायटीज़ उन्होंने वहाँ बताई थी कि ये वैरायटीज़ जो हैं ये सबसे सुपर हैं। क्या करती हैं? इनका पत्तों और तने की रेशो जो है वो बड़ी गज़ब की है। जितने पत्ते ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा, क्योंकि सारी खुराक जो है वो तो पत्तों के अंदर होती है। दूसरा, इसका तना सर्दियों के अंदर ये मोटा होता है ताकि वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि ये ड्राउट रेजिस्टेंट भी है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट भी है और इसके ऊपर कीड़ों का और बीमारियों का हमला कम होता है। अब जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है उसके मुताबिक इसमें एफिड जो है वो असल एक मेन इशू है। और जो ही मौसम माइल्ड होगा, ये जुलाई में नहीं आएगा, ये जून में नहीं आएगा, ये आएगा फरवरी मार्च में और दूसरी तरफ सितंबर अक्टूबर के अंदर। और ये ब्लैक एफिड भी है और ग्रीन एफिड भी है। तो उसका कहना ये था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर डैनियल का, कि ये उसके ख़िलाफ़ इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जब मैं लड़ाई के लिए गया हूँ तो मेरे पास कारतूस भी होना चाहिए और मेरे पास पिस्तौल भी होना चाहिए, और दुश्मन का कोई पता नहीं कि वो किस वक्त आ जाए। एक वर्म्स का अटैक होता है और वो आमतौर पे नहीं होता, वो कभी कभार होता है, लेकिन ये आपकी आंखें हैं जो आपके फार्म को जो है वो बिल्कुल प्योर बनाएंगी। मैं जो ये पहले साल जिन लोगों ने 1 साल के लिए उगाना है और जिसको कहते हैं कि अगर बाप सर पर नहीं है तो फिर बेटे की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। अगर ये फसल जो है आप उसी तरीके से कर रहे हैं कि ये आपकी औलाद है, तो फिर इसकी उम्र जो है वो 5-6 साल तक जा सकती है। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि फिर आप बरसीम का बीज उगा लें।
मुझे एक मेरे बुज़ुर्ग मरहूम सफदर सलीम सियाल, लाइफ स्टॉक में उनका बड़ा एक नाम था, उन्होंने मुझे एक कट्टा तोहफे में दिया अपनी भैंस का। और जब वो मैं ले रहा था, वो उनके घर में ही वो बंधी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये 20वां बच्चा है इस भैंस का। तो मैं हैरान था कि वो भैंस बड़ी टाइट और बड़ी खूबसूरत थी और ऐसा लग रहा था जिस तरह तीसरा या चौथा बच्चा हो। तो उसने जवाब दिया कि जानवर और फसलें जो हैं ये मालिक के सर पर होती हैं। मैं जब इसकी खिलाई पिलाई और देखभाल है, मैं अपने बच्चों का भी एतबार नहीं करता, नौकरों के एतबार की बात है। ये सारी खिलाई पिलाई का मैं जिम्मेवार होता हूँ। और मैं सफ़र से भी आता हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरता हूँ। तो ये जो आपको जवान नज़र आ रही है, ये उस देखभाल की वजह से। अब यही बात आपकी फसल पर भी है। पहले साल जो आपकी फसल लूसन की होगी, उसकी पैदावार उतनी नहीं होगी। दूसरे साल और तीसरे साल और चौथे साल आपने पैदावार लेनी है। और वजह उसकी ये है कि पहले साल में उसका रूट सिस्टम डेवलप होगा, और जब वो रूट सिस्टम डेवलप होगा उसके बाद से फिर उसकी पैदावार होगी। तो लिहाजा आपका हर रोज़ या अल्टरनेट डेज पर या हफ्ते में एक दिन पैदल फसल के अंदर चलना और उसको देखना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने इस फसल को बहुत दूर तक लेकर जाना है। अच्छा, अब मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो वो कोशिश थी पुश करने की, ये बाजवा ब्रदर्स को, फार्म डायनामिक्स को, वो रंग ले आई है। और अब मुझे पता चला है कि मार्केट में उनके पास वो बीज पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में पहुंच चुका है। और उसका नाम मैंने बताया कि USS 103 और मदर कफ 101 और कीमा 1, ये दोनों मौजूद हैं। अब ये बीज तो आना चाहिए था पहले, वो कोविड-19 की वजह से कहीं रास्ते में रुक गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सीड सर्टिफिकेशन पाकिस्तान से भी और अमेरिका से हो चुकी थी, इसलिए अब ये बीज पहुंचा है। अब मैं देखता क्या हूँ, मैं देखता ये हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने बीज ख़रीद भी लिया होगा। अब सवाल यह है कि उस बीज का क्या किया जाए। अब अगर मैं होता तो मैंने वो बीज किसी ऐसे आदमी को दे देना था जो गरीब है और जो बीज अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं ये नया बीज ख़रीदता, इसलिए कि इस बीज ने मेरे साथ 4 और 5 साल रहना है। ये इसी बीज की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही ये मुझे सारी फसल मिलेगी और मुझे वो तमाम बेनिफिट्स हासिल होंगे जो मैं चाहता हूँ। लेकिन ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आई एम ए गो गेटर, कि जो मैंने करना है वो मैंने करना है और मैंने अच्छे से अच्छे की तलाश में रहना है। मैं आपके लिए भी यही चाहता हूँ। वो इस्लाम के अंदर है, अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। लेकिन ये फ़ैसला आपका है। ये सीड अवेलेबल है, पीछे नंबर चल रहा है ताहिर खान साहब का, और फार्म डायनामिक्स से आप डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये मैं आज के दिन मैं आपको ये चाहता था कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आएँ। काश ये चीज़ें, ये उस वक़्त डॉक्टर डैनियल से भी बात हुई थी कि काश के ये पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे अदारे हैं वो R&D के पैसे दें, उनके अंदर वो अर्ज पैदा करें, उनको कोई इंसेंटिव दें और वो ज़्यादा बीज पैदा करें। अभी बिल्कुल इससे हटकर मैं और बात करना चाहता हूँ। ये गंदम का अब बिजाई सर के ऊपर है। 6 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा बीज दरकार होगा। 6 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा हम लोगों ने लगाना है। और चूँकि महकमा खुराक और पास्को ने ज़बरदस्ती पटवारियों के ज़रिए और DC के ज़रिए लोगों से गंदम ले लिए, हमारे पास 4 मिलियन का है। अब फिर हमें कहीं से बीज मंगवाना पड़ेगा और हमारे अदारों की उतनी कैपेसिटी नहीं है। उसमें RE भी शामिल है, उसमें पंजाब सीड कॉरपोरेशन भी शामिल है। ये सारों को शामिल कर लें तो ये तकरीबन 60% उसका रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि खुदा के लिए हमने आगे चलना है। आप अपनी सियासत को अपने साथ करते रहें, लेकिन खुदा के लिए किसान के साथ और इन अदारों के साथ जो ज़रई बीज और ज़रई तरक्की और ज़रई तहकीक के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके साथ सियासत ना करें। यही काम जो है ये इसको आप मजबूत बनाएं ताकि हमें बाहर से चीज़ें न लानी पड़ें और हम अपने मुल्क के अंदर ही इसको उगाएं। वो सस्ती भी पड़ेगी, आसान भी पड़ेगी और इट विल बी ए मैटर ऑफ प्राइड। मुझे कितनी शर्म आ रही है कि ये बीज है या ये ऑस्ट्रेलिया का पैदा किया हुआ है या अमेरिका का पैदा हुआ। क्या ये नहीं हो सकता था मैं कहता कि भाई साहब ये बीज है जो ये अपने पाकिस्तानियों ने पैदा किया है। लेकिन ये जब पैदा होगा जब गवर्नमेंट की ये तरजीह होगी
और मुझे नहीं लगता, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला मुझे गलत साबित कर दे कि हमारी आज तक एक दो गवर्नमेंट्स तो आई हैं जहाँ काम हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने के अंदर ये PARC, NARC और ये वगैरह बना। अयूब खान के ज़माने में अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, लेकिन बाद के अंदर ये इट वाज़ ए फॉरगॉटन स्टोरी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने यही ख़बर आपको देनी थी कि आप USS 103 और कीमा 1 जिनके पास जिन्होंने बीज नहीं लिया वो फौरी तौर पर ले सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल। और जिन्होंने ले लिया है वो कम से कम 1-2 एकड़ के ऊपर ट्राई कर लें। मैंने अपनी मुसीबतें बता दी हैं। इसमें प्री एमरजेंस हर्बिसाइड जो है ये असल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्राइफोरिलान ये एक दवाई है, 2,4-DB है जो प्री एमरजेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्री एमरजेंस हर्बिसाइड मैं तो उसी के ऊपर तवज्जो देता हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई हर्बिसाइड ऐसी नहीं बनी जिसे क्रॉप फ्रेंडली कहते हैं। क्रॉप फ्रेंडली का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस फसल के ऊपर भी पड़ता है, और आपकी जब फसल उग चुकी है जितना स्ट्रेस उसके ऊपर आप पहले डाल लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, बाद में स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। और उसका इलाज सिर्फ प्री एमरजेंस है। और प्री एमरजेंस हर्बिसाइड जो अवेलेबल हैं वो ट्राइफ्लोरालिन है और 2,4-DB है। ये सिर्फ लुसन स्पेसिफिक हैं। और बाद में जब आप एक कट ले लेते हैं उसके बाद पेंडिमेथिलीन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये असल चीज़ है कि आपका स्टैंड किसी सूरत में हल्का नहीं होना चाहिए। जो आपने सीड ख़ास इस्तेमाल किया है वो, और आपने ये हर्बिसाइड इस्तेमाल कर ली है, उसके बाद जो स्टैंड है वो आपका प्योर है। और वो आगे 2-3 महीने तक, इसलिए कि सीजनल वीड्स तो आपने ख़त्म कर दिए, और वो उसके बाद जो आगे आने वाली होंगी उसकी टेक केयर जो है वो पेंडिमेथिलीन करेगी। तो ये एक चीज़ है जिसकी तरफ आपको तवज्जो ख़ास तौर पर देनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ट्राइफ्लोरालिन और 2,4-DB पाकिस्तान में मिलती है या नहीं मिलती, इसलिए कि अलमिया तो हर जगह पर मौजूद है। ये जो पेस्टिसाइड डीलर जो हैं या पेस्टिसाइड जो इंपोर्टर हैं वो कौन सी दवाई, और सीड इंपोर्टर भी, ये वो दवाई लेकर आएंगे, वो बीज लेकर आएंगे जो सस्ता होगा और जिसमें मार्जिन जो है वो डीलर का भी ज़्यादा हो, उनका अपना मार्जिन भी ज़्यादा हो। दुनिया में और तरीका है, वो ये करते हैं कि पहले पानी दे दिया बिजाई से पहले, और जितनी भी जो बीज नीचे मौजूद हैं वो उगाए, उसके बाद ग्लाइफोसेट ऊपर फेंक दी और वो बीज ख़त्म हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्लांटिंग कर दी। लेकिन हमारे वाला यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है। ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं ये भी शायद पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप इस बीज के अंदर कोई और चीज़ भी मिला सकते हैं, जैसे सरसों का अगर आप बीज मिलाएं, ये जो जवी या जवा आप कहते हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इसको एस्टेब्लिश होने में कोई देर लगेगी और ये दोनों फसलें कटाई के बाद ख़त्म हो जाएंगी, और जो वीड्स का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। ये आप चाहें इसको प्योर स्टैंड भी ले सकते हैं, मैं वैसे प्योर स्टैंड भी लेता रहा हूँ, और अगर आप नहीं चाहते तो ये आप दूसरी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो होप कि मैं आपसे राब्ते में हूँ, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो यू वेलकम। ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और ये बीज हासिल कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।